दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनसे, उनकी लेगेसी से सीखने के लिए बहुत कुछ है और रहेगा हमेशा आने वाली कई नस्लों के लिए। नाजरीन, आपको बता दें कि दिलीप कुमार एक ऐसे माहौल में पले बड़े, एक ऐसे माहौल में उनकी परवरिश हुई जहां पर मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती को फ़रोग दिया जाता था। और बचपन से ही जो मजहबी हम आहंगी है, कौमी यकजहती है, उसको जो है उन्होंने समझा, निभाया और वो उनकी परवरिश में था। राज कपूर दिलीप कुमार के बचपन के काफ़ी अजीज़ दोस्त रहे हैं और आगे चल के दोनों ने साथ में फिल्म इंडस्ट्री में काम भी किया, कोलीग्स रहे और दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं। दोनों ने ही इस तरह की फिल्में जो है बनाई हैं जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मार्क जिसको कहा जा सकता है, वो बनी है। 1991 में पद्म भूषण से दिलीप कुमार को नवाजा गया, निशाने इम्तियाज से नवाजा गया 1998 में। वहीं पर 2015 में दिलीप कुमार को पद्म विभूषण से नवाजा गया। अगर हम बात करें एक ऐसी फिल्म की, दिलीप कुमार की, जिसे शायद ही ऐसा कोई हो जिसने न देखा हो, शायद ही कोई ऐसा हो आज के दौर में भी जिसने उस फिल्म के गाने न सुने हो। 1960 में फिल्म आती है मुगले आजम, एक ऐसी फिल्म जो तारीखी, जो ड्रामा बेस्ड हिस्टोरिकल, जो एपिक ड्रामा है, उस पर मबनी ये फिल्म, जिसको कि आसिफ ने डायरेक्ट किया था और शपूर जी, पलोन जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और जिसमें दिलीप कुमार का रोल सलीम के तौर पर, एक शहजादे का रोल था और उस कैरेक्टर का नाम सलीम था। एक ऐसी फिल्म जिसे आज भी लोग देखते हैं, आज भी लोग पसंद करते हैं। हालांकि ये फिल्म जब आई थी तो ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म के तौर पर आई थी, लेकिन ये फिल्म की मकबूलियत ऐसी रही, ये फिल्म इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद रही, चाहे जिस भी दौर में लोगों ने बहुत ही पसंद किया इस फिल्म को। इस फिल्म में जो अदाकारी दिलीप कुमार की रही है, उसको लोगों ने इतना पसंद किया कि बाद में जाके इस फिल्म को कलर्ड के तौर पर भी रिलीज़ किया गया। कलर्ड फिल्म के तौर पर यह फिल्म लोगों के सामने रिलीज़ की गई। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अंजुमन इस्लाम के सदर डॉक्टर ज़हीर काजी साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। ज़हीर काजी साहब, दिलीप कुमार न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करते हैं कि उसमें उनका रोल काफ़ी अहम रहा है, लेकिन समाजी और तालीमी लिहाज से इन एरियाज में भी दिलीप कुमार का बहुत अहम रोल रहा है। दिलीप साहब का जो तालीमी मैदान में जो रोल रहा समाजी काम में, शायद इसकी पब्लिसिटी लोगों को शायद नहीं रही जी। वो अंजुमन इस्लाम के स्टूडेंट रहे और उन्होंने कई इदारों को एस्टैब्लिश करने में, तालीमी इदारे हिंदुस्तान के कोने कोने में आप जाया करते थे जी। और अपनी टिकट निकाल के जाया करते थे और अपने अकाउंट से चेक भी देते थे। तो इस तरह के प्रोग्राम उन्होंने न जाने कितने की, मुझे एक प्रोग्राम याद है उनका, वापी, गुजरात के बॉर्डर जो है, महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर में जी। वहां पे एक तालीमी फंक्शन था, फंड रेजिंग था कॉलेज के लिए जी। तो दिलीप साहब तो जाते हेलीकॉप्टर में गए और आते वक्त बाय रोड आना था जी। तो उन्होंने पूरा दिन वहां दिया उनको, बहुत बड़ी रकम रेज की गई वो कॉलेज के लिए जी। और रात के मिडनाइट वो वहां से ट्रेवल किए। उस दौर में मैं करीब 25-30 साल की बात कर रहा हूँ जी। 4-4.5 घंटे लगते थे ट्रेवल करने जी। और रास्ते में बीच बीच में गाड़ी रुकानी पड़ती थी क्योंकि उनको थोड़ी प्रोस्टेट की शिकायत थी तो रुकना पड़ता था जी। तो इतनी तकलीफ के बाद भी वो हर हिंदुस्तान के कोने में जाया करते थे। उत्तर प्रदेश कहिए, कर्नाटका कहिए,
कितने सारे स्कूल कॉलेजेस एस्टैब्लिश हुए उनके फंड रेजिंग से। और सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई इदारा रहा तो अंजुमन इस्लाम, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जहां उन्होंने तालीम हासिल की। जी। और उनको फुटबॉल और क्रिकेट में भी बड़ा शौक था। प्रमोशन ऑफ फुटबॉल में उनका बहुत अहम रोल था। जी। उनकी प्रिंसिपल मरहूम जियाउद्दीन साहब प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन के। जी। तो यूसुफ साहब वाज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स, बट ही कुड हैव बिकम ए प्रोफेशनल फुटबॉलर। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट। और फिर उन्होंने ठीक है, फिर फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना मकाम हासिल किया, लेकिन उसके बाद अपने अल्मा मैटर अंजुमन इस्लाम को कभी नहीं भूला। मुझे याद है वो दौर 1985 में अंजुमन इस्लाम की सेंटेनरी सेलिब्रेशन में कमेटी बनी थी, उसमें आप उसकी चीफ थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट किया उन्होंने। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 1 महीने तक मुसलसल काम करते रहे इस फंक्शन के लिए। शानमुकानंदा हॉल में बड़ा फंक्शन किया, लता जी आई, फंड रेजिंग, और इस तरह के फंड रेजिंग के प्रोग्राम हर मुल्क के हिस्से में उन्होंने किया। ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पैटर्न रहे, ऐसे कितने एनजीओज हैं हिंदुस्तान के जिसमें उनका बड़ा रोल रहा। और फ्लड रिलीफ, अर्थक्वेक रिलीफ, और जब चाइनीज एग्रेशन हुआ उस दौर में भी सबसे आगे दिलीप साहब रहे। तो दिलीप साहब का, और जब वो शरीफ ऑफ बॉम्बे बने तो मेरे ख्याल से मुंबई की तारीख में सबसे मोस्ट पॉपुलर शरीफ आप रहे, और उनके दौर में अच्छे अच्छे काम हुए और लोग अभी भी याद करते हैं उनको। बिल्कुल। डॉक्टर जहीर काजी साहब, उनका तालीम से काफ़ी वाबस्ता रहा, काफ़ी लगाव रहा, क्योंकि तालीम को फ़रोग करना चाहते थे और उसके लिए काफ़ी काम भी किया है। और हर जो ज़रूरतमंद है, जो पसमानदा है, उन तक जो है तालीम की रसाई हो, वो मुस्तफ़ीद हो, उससे इसकी भरपूर कोशिश हुई है। वो एक बहुत बेहतरीन मेहमान नवाजी का उनके पास जो ये था कि खानदान का, उनके भाई बहन, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। उनके घर में आप किसी भी वक्त जाइए, घर में जो पका हुआ वो आप खाए बगैर नहीं जा सकते। गरीब से गरीब जो आदमी था उसको दस्तरखान पे बिठा लेते। यानी ह्यूमिलिटी की एक लिमिट होती है। ही वॉज बियॉन्ड दैट। और राइट की सिचुएशन में, रिहेबिलिटेशन में सबसे आगे आगे आप रहते थे। मैंने देखा है वो दौर भी 1992 और 93 के जो राइट्स हुए थे, रिहेबिलिटेशन टू रीच द रिलीफ टू द पीपल। दिलीप कुमार साहब के बंगले में ऑफिस बन गए थे लिटरली। तो ये इनकी जो ये पार्ट ऑफ हिज लाइफ शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, और बड़े खामोशी से करते थे। मुझे एक और एक किस्सा याद आ रहा है। नाला सुपारा एक बम्बई का सबर्ब है, जैसे 2 घंटे लगते रोड से जाने के लिए। आप उस फंक्शन में आए और फंड रेजिंग किया। हालांकि फंड रेजिंग नहीं था, इनॉग्रेशन। तो उन्होंने कहा तालीमी इदारे के लिए मेरे तरफ से आप पैसा जमा कीजिए, तो लोगों ने धड़ाधड़ पैसा दिया, वो इदारा बन गया। और 1 हफ्ते के बाद मुझे फोन करके घर पे बुलाया, बोला ये मेरा चेक भी ले जाओ। ऐसा कौन सा फिल्म इंडस्ट्री का शख्स है जो अपना कीमती वक्त इस तरह के काम के लिए देता है और खुद के जेब से भी पैसे देता है। और कई मैंने देखा है, कई बुटीक्स का इनॉग्रेशन हो और कहीं तो कहते थे ये इदारे को पैसा दो तो मैं आता हूँ, इस तालीमी इदारे को दीजिए, ब्लाइंड एसोसिएशन को दीजिए। यानी इन्होंने जो इनका काम करने का अंदाज था वो तारीफ काबिल और फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। हम एक ओबीसी का फंक्शन था महाराष्ट्र के सांगली शहर में, तो रात को हम साथ में थे। तो कहने लगे देखो मैं आपको बताता हूँ ये जो मौसम्बी रहती है ना, इसको कैसा आप छीलते हैं। और मेरा वो पेशा रहा, मेरे वालिद फ्रूट का व्यापार करते थे, तिजारत करते थे, तो आप देखिए। और जिस तरीके से उन्होंने उसको छिला, एक एक फकड़ी निकाल के आप अब ये खा के देखिए ये कैसा है। दूसरा पिकअप करते थे, देखो ये मीठा है, देखो ये मीठा रहेगा। ही वाज अ परफेक्शनिस्ट एंड ह्यूमन पार एक्सेलेंस। हमने हमारे इंस्टीट्यूशन में उनके नाम पे एक हॉल रखा है, इंशाल्लाह एक कॉलेज भी उनके नाम पे करेंगे। और उन्होंने अंजुमन की तो बहुत मदद की, बेलोज मदद की है। हमारे यतीम खाने में आया करते थे। पूना में यतीम खाना है, मरसवा में है, और यतीम बच्चियों से मिला करते थे। ही वॉज डिफरेंट मैन एंड ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग पार एक्सेलेंस।
जी। और हमारे 145 इयर्स के सेलिब्रेशन में अमिताभ जी से हमने कहा आप कुछ कहिए। जी। तो अमिताभ जी ने एक बात कही जी। कि फिल्म इंडस्ट्री विल बी बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप कुमार, ही विल बी द पाइवोटल, दीज आर हिज वर्ड्स। बिल्कुल। फिल्म जगत में जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो इस तरह लिखा जाएगा कि दिलीप साहब से पहले और दिलीप साहब के बाद। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है अभी, जिस तरह से अमिताभ जी ने उनके बारे में कही। जी। तो अभी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें कुछ एडिशंस होने जा रहे हैं। उनकी जो खिदमत तालीमी मैदान में है और सामाजिक खिदमत जो की है, जी। और सामाजिक खिदमत, ही वॉज द सेक्युलरिस्ट पार एक्सेलेंस, मैन ऑफ इंक्लूसिव। जो बात कही जाती है ना, वो कुट के दिलीप साहब के इसमें भरी हुई थी। वो ये नहीं देखते थे, किसी का भी फंक्शन हो जो जिसमें चैरिटी हो वो चले जाते थे। जी। और उनके पास वो वक्त निकालते थे। यानी आज के दौर में कोई वक्त देता नहीं आपको, कोई आपको थोड़ा बहुत पैसा देगा, हमने ये डोनेशन दिया वो, लेकिन वक्त नहीं देते। दिलीप साहब दोनों भी चीजें करते थे। और फिल्म अदाकारों का वक्त कितना कीमती है आपको पता है जी। उसमें आप सुबह से शाम आपके साथ रहना बहुत गैर मामूली चीज नहीं है। जी। और हम बहुत उम्मीद करते थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए, अभी भी उनको दिया जा सकता है पोस्टमसली। हम हमारे 1,10,000 बच्चे जो इदारे में पढ़ते हैं अंजुमन इस्लाम के, तो उनकी तरफ से हम दरख्वास्त करेंगे केंद्र सरकार को कि इनको भारत रत्न दिया जाए। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू दिलीप कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जहीर काजी साहब, जिस तरह से आपने बात की कि कितने हम्बल डाउन टू अर्थ शख्सियत रहे हैं दिलीप कुमार। हम देखते हैं कि जब एक शख्स जो है सक्सेस की ऊंचाइयों पर होता है, जब उसका मकाम बहुत ही बुलंद होता है, तो उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत जो खुद लोगों तक पहुंचते थे, खुद ही जो है ज़रूरतमंदों तक पहुंचते थे। तो ये एक जो ह्यूमिलिटी, ये जो एक डाउन टू अर्थ नेचर दिलीप कुमार का, ये कहीं ना कहीं जो अपब्रिंगिंग रहती है, जो शुरुआत की तालीम रहती है, उससे कल्टिवेट होती है। उनका जो खानदान रहा, उनकी बहनें भाई, मैं उनसे बहुत क्लोज रहा जी। मैंने वो एक तहसीब देखी है उनमें। एक तो उनकी बहन जो अभी गुजर गई, जिसे हम अख्तर आपा कहते थे, कि आसिफ साहब की बेगम साहिबा जी। शी वॉज एजुकेटेड इन स्विट्जरलैंड। उनकी अंग्रेजी, उनकी उर्दू, हिंदी, और सब खानदान के लोग इतनी बेहतरीन उनका कम्युनिकेशन, और वो जो तहजीब और अदब, सुभान अल्लाह, ऐसा कहीं नहीं आपको देखने मिलेगा। दे वुड मेक यू सो कंफर्टेबल। नॉर्मली ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा इतने बड़े शख्सियत के सामने कैसा, दे वुड मेक यू वेरी हैप्पी। और उनके घर में जो मेहमान नवाजी का मैंने देखा है, सब भाइयों बहनों में, दिलीप साहब में, सायरा जी में, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कल्चर, अभी दिलीप साहब को देखिए, उन्होंने एटिकेट्स मेंटेन किए, और एडवर्टाइजमेंट में इसमें आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। He had that level of he maintained that aura। और उनके साथ जब आप गुफ्तगू करो तो ऐसा लगता था ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं। इंग्लिश इतनी जबरदस्त थी उनकी, हालांकि उर्दू मीडियम स्कूल से उनकी तालीम हुई जी। और जब उर्दू से आप उनसे गुफ्तगू करो तो लगता था कि क्या उर्दू जबान है, इसमें दिलीप साहब से सुनिए जी। वो इंग्लिश की जो डिक्शन उनकी थी, no actor of to the best of my knowledge can reach that height, and he was an institution in every aspect। बिल्कुल। वो जो कहा जाता है ना, exceptional all rounder जी, in film industry, in public life, in charity, I think he is unbeatable। बिल्कुल। डॉक्टर जहीर काजी साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके घराने में किस तरह का माहौल रहता था, और क्योंकि दिलीप कुमार अपने आप में एक रॉयल्टी है, अपने आप में एक रॉयल शख्सियत रहे हैं, तो उनका जो घर पर जो अंदाज रहने का, क्या वो भी रॉयल था, या फिर सादगी बड़ा जो है एक हम्बल तरीके से वो जीते थे, अपनी ज़िंदगी गुजारते थे? उनकी जिंदगी घर में भी मैंने देखी है, इतनी सादगी से रहती थी जी कि पता ही नहीं चलता था कि ये इतने बड़े शख्सियत है जी। आपको पता है कि नहीं, वो एक किताब भी लिखी गई थी
और जब कारगिल की लड़ाई चली थी तो वाजपेयी जी ने उनको बुला लिया था। दिलीप साहब के बाईपास होकर कुछ 6 या 8 हफ्ते हुए थे जी। और वो दिल्ली चले गए, कॉल ऑफ द नेशन। और वाजपेयी जी ने उस वक्त के वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे जी। उनसे बात करवाई कि लड़ाई रुकनी है, और कुछ उनका अहम रोल रहा इसमें भी। ये जी। बहुत कम लोगों को मालूम है और वो इसकी पब्लिसिटी नहीं करते थे। जी जी जी। और उनका रहना सहना जो था बहुत कंफर्टेबल। अगर क्लोज लोगों से मिलना हो तो उनकी वो टिपिकल लुंगी जो पहन के और वो शर्ट रहता था वो अलग कॉलर का, उस तरह से नीचे उतर गया। नहीं, यू वुड फील दैट इट्स अ होमली एटमॉस्फेयर। जी। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आपको मिलना है तो साहब आ रहे हैं, बैठे ड्रेसअप हो रहे हैं, उनका लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, ऐसा नहीं था जी। और फौरन नीचे उतर के आ जाते थे और उसको बैठ के अपनी गुफ्तगू करते थे। और उनका जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे जी। उनके दोस्त और सोसाइटी के लोग, जी। वो अगर काम के ऊपर जाता ही नहीं था, है ना। उनको पता था कि ये काम करने वाले लोग आए हैं तो कुछ तो मेरे से कुछ होगा तो मैं कर लूं। जी। एंड ही यूज्ड टू अप्रिशिएट। जी। कहा हम उनको जब कहते थे दिलीप साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया, उन्होंने कहा तुम्हारा कीमती वक्त तो है, आप कुछ अच्छी काम के लिए आए हैं। जी। your time is also very precious, and he used to say I'm very fortunate that I meet people like you and so on so forth। इस तरह की गुफ्तगू रहती थी। जी। और कभी कभी कहना पड़ता था कि नहीं दिलीप साहब अभी हम जाएं। अरे हमको लगता था कि कितना वक्त हम उनका ले रहे हैं जी। ना, इस तरह की शख्सियत थी। अरे उनकी आपा जी थी, वो भी बड़ी लेजेंड फिगर रही फैमिली की। और उसके बाद जिस तरह से सायरा जी ने दिलीप साहब की खिदमत की है, मेरे ख्याल से एक मिसाली शख्सियत है वो। एक रोल मॉडल है कि जो बेटर हाफ कहा जाता है, बेटर हाफ किस तरह होना चाहिए, वो सायरा जी को अगर आप उनके बारे में भी थोड़ी गुफ्तगू कर लें तो बहुत बेहतर अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। बिल्कुल। और जिस तरह से सायरा बानू के अक्सर इंटरव्यूज़ में उन्होंने खुद कहा है कि 12 साल की उम्र से ही कितना उनका एक जो है जहन बन गया था कि वो निकाह करेंगी तो मोहम्मद यूसुफ खान से ही करेंगी और ताउम्र उनका साथ निभाएंगी, और उन्होंने बिल्कुल निभाया और बेहद मोहब्बत भी की। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।